स्वागत है इस वीडियो के आगे सामने होते हुए चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी वीडियो को बताएंगे जहां पर प्रियंका गांधी से माफी की मांग कर रहे थे भाजपाई, जिसके बाद उन्होंने दिया ऐसा जवाब कि चुप होकर बैठ गए भाजपाई। दोस्तों बताएंगे कौन से मामले को लेकर प्रियंका गांधी को उल्टा फंसाने की कर रहे थे कोशिश, और इसी के साथ में किसानों का आंदोलन बीजेपी के राज्य में जोरदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। दोस्तों मामला इतना आगे बढ़ गया कि मुख्यमंत्री के आवास को घेरने की तैयारी के बीच जोरदार तरीके का उग्र हो गया आंदोलन। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। तो दोस्तों सारी बड़ी अपडेट आपको पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि माफी प्रियंका गांधी को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मांगनी चाहिए, बल्कि अमित शाह को तो माफी के साथ साथ छात्रों के साथ किए गए अत्याचार पर इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी वालों को लग रहा था कि अमित शाह से विपक्ष के द्वारा माफी मांगा जा रहा है या फिर इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो इसके सामने प्रियंका गांधी से भी इस्तीफा मांगा जाए या फिर उनसे माफी मंगवाई जाए, ताकि अमित शाह और प्रियंका गांधी को लेकर दोनों गुटों के द्वारा अलग अलग तरीके का आंदोलन किया जाएगा, तो बाद में दोनों में समझौता हो जाएगा और कहा जाएगा कि कोई भी अब दूसरे का माफी नहीं मांगेगा या फिर इस्तीफा नहीं मांगेगा। लेकिन प्रियंका गांधी को फंसाने की कोशिश कर रहे भाजपाइयों को तगड़ा झटका तब लगा दोस्तों, जब प्रियंका गांधी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम प्रियंका गांधी से माफी की अपील करते हैं, माफी की मांग करते हैं, उनको माफी मांगना पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर गलत आरोप लगाए हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी के माफी और इन सारे ढकोसलेबाजी को पूरी तरीके से ठुकराते हुए कह दिया कि कोई सवाल ही नहीं उठता और मैंने जो बोला है एकदम तथ्यों के आधार पर बोला है, तथ्यों को सबके सामने रखा है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी महिलाओं के प्रति एक सोच को दिखाती है, यानी भाजपा के नेता प्रहलाद जोशी का जो महिलाओं के प्रति सोच है उसको सबके सामने जग जाहिर करती है और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सच बोल रही हूं, अगर वे सच बोलने पर मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं सच तो बोलती रहूंगी। उन्होंने कहा कि आपने वीडियो देखा होगा, ये एक सच्ची घटना के आधारित मैंने सवाल खड़ा किया था। दरअसल बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका गांधी ने उस वाकये का जिक्र किया था दोस्तों, जिसमें प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु के अंदर पर हमला करने वाले एक व्यक्ति को बीजेपी में शामिल करवाया था, यानी गुंडागर्दी करने वाले को भाजपा में शामिल करवाया था। इसके कुछ घंटे के बाद उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और बीजेपी में शामिल कराते हुए प्रहलाद जोशी की तस्वीरें भी थी। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति बीजेपी के नेता की सोच को जग जाहिर करता है। 2009 में बेंगलुरु के पर हमला हुआ था और महिला पर हमला किया गया था, जिसमें शामिल व्यक्ति को प्रहलाद जोशी बीजेपी में लेकर आए थे। दोस्तों मामला यही नहीं रुकता, प्रियंका गांधी ने बिल्किस बानो का मामला उठाते हुए कहा कि बिल्किस बानो के दोषियों के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ दिया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद जोशी ने उसका समर्थन किया। तो इस मामले का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने जो भी बोला है तथ्यों के आधार पर बोला है, मुझे अपनी बात का कोई अफसोस नहीं है और अगर मुझे सच बोलने के लिए ये लोग प्रताड़ित करना चाहते हैं तो मैं तो सच बोलती रहूंगी, मुझे सच बोलने की सजा चाहे जो मिले सच तो बोलती रहूंगी। तो बीजेपी के लोग जिस उम्मीद में बैठे हुए थे कि प्रियंका गांधी से माफी मंगवा लेंगे और अमित शाह से जो विपक्ष माफी की मांग कर रहा है उसके एवज में प्रियंका गांधी से ही माफी की मांग करने लगेंगे, तो वो बात यहां पर बिल्कुल भी सूट करती नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रियंका गांधी अगले ही दिन संसद भवन के अंदर जाती है। भाजपाई चिल्ला रहे होते हैं लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी वहां पर बैठी हुई है। अमित शाह की तरह 3-4 दिनों से फरार नहीं है कि सदन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ना तो मोदी ना तो शाह, इससे पता चलता है कि कौन से लोग हैं जो डरपोक है दोस्तों और कौन से लोग हैं जो डटकर मुकाबला सामने से मुकाबला करते हैं और खुलकर अपनी बातें सबके सामने रखते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले को लेकर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों और बीजेपी का जीना दूभर हो रखा है। मूंग की 100% खरीदी हो और एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, खाद्य की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील रद्द किया जाए और किसानों को दी गई मोदी की गारंटी पूरी कर दी जाए। ये किसानों की 5 मांगे हैं दोस्तों। इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने किसान क्रांति पदयात्रा का शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया दोस्तों। किसानों की 5 मांगे हैं, जिसमें मूंग की 100% खरीदी हो, एमएसपी का कानूनी गारंटी मिले और खाद्य की पर्याप्त उपलब्धता हो और अमेरिका से ट्रेड डील रद्द किया जाए, किसानों को दी मोदी गारंटी पूरी की जाए, यानी नरेंद्र मोदी ने आकर जो गारंटी करके बड़े बड़े दावे किए थे उन सबको पूरा किया जाए। ऐसे में दोस्तों मुख्यमंत्री आवास की ओर तेजी से बढ़े किसान, भारी संख्या में किसानों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। शक्ति प्रदर्शन किया गया किसानों के द्वारा और पुलिस पर किसानों ने जिस तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया दोस्तों, किसान पुलिस के ऊपर पूरी तरीके से हावी दिखाई दिए। किसान नेता शांति बनाने की अपील करते रहे, समूह के कई सारे लोग बसों की छत पर चढ़े गए दोस्तों और जमकर नारेबाजी की गई, कई लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई। इसके बावजूद जोरदार तरीके का हंगामा हुआ। किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए भोपाल पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था को कड़ा किया, लेकिन इसके बावजूद किसानों का एक बड़ा मजमा आगे की ओर पहुंचा दोस्तों। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए लगातार किसान अड़े हुए हैं और मूंग दाल की कीमत को लेकर तमाम अन्य मामले को लेकर मैदान में है, यानी पंजाब के अंदर भी भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रहा है उस बात का जिक्र किया गया है। ट्रेड डील को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की गई है। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ एक्ट पर कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पत्र लिखा है। दोस्तों, पुलिस ने प्लेटफॉर्म से संबंधित पोस्ट और वीडियो तत्काल हटाने, साथ ही उन्हें पोस्ट करने वाले अकाउंट होल्डर्स के नाम, पता और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां देने को कहा गया। दोस्तों, एक दिन पहले सरकार ने मेटा को मोदी का वीडियो और फेसबुक पर सीमित करने का नोटिस जारी किया था। हालांकि बाद में मेटा ने दोबारा से रिस्टोर कर दिया। इसके बाद बीजेपी का नेता दावा करता है कि मेटा ने यानी फेसबुक ने माफी मांगी है नरेंद्र मोदी से। लेकिन दोस्तों, ये जो बीजेपी आईटी सेल का हेड दावा कर रहा है, ये दावा पूरी तरीके से गलत है। यानी इंडिया टुडे के न्यूज टेम्पलेट के ऊपर लिखकर कि मोदी से मेटा ने माफी मांगी है, ऐसा बताने की कोशिश की गई बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के द्वारा। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जो ग्राफिक्स था, यानी जो न्यूज टेम्पलेट जिसका इस्तेमाल इंडिया टुडे के न्यूज टेम्पलेट का इस्तेमाल बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये दरअसल नकली है, फर्जी है और कोई माफी मेटा ने नहीं मांगी है नरेंद्र मोदी से। तो ये लोग हर जगह देखते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गए हैं, नरेंद्र मोदी से माफी मांगी जा रही है, नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो, यानी पूरी दुनिया ही नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। दोस्तों, एक तरीके से जमकर बेइज्जती हो रही है ऐसे भाजपाइयों की। और आईटी सेल वाले तो आजकल दिखाई भी नहीं देते जब से छात्रों का आंदोलन सफल हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई और बुधवार को विपक्ष की ओर से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। दोस्तों, और विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं पर राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 बिल पास हो गया। दोस्तों, अब जनगण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। तो पिछले 2-3 दिनों से यह अफवाह फैला रहे थे कि विपक्ष कानून को पास नहीं होने देना चाहता, यानी विपक्ष आंदोलन का समर्थन तो करता है लेकिन आंदोलन के समर्थन में जो कानून बन रहा है उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन विपक्ष ने इसे पास भी होने दिया। दोस्तों, तो एक तरीके से भाजपा वाले जो 2-3 दिनों से भ्रम फैला रहे थे, वो भ्रम पूरी तरीके से टूट गया। 2024 का ही ये कानून है जिसमें 26 में संशोधन किया गया। कानून को और सख्त बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया को तेज करने का दावा किया गया। लेकिन ये बातें केवल शब्द है। हकीकत में अगर भाजपा को कुछ करना चाहिए था तो समय से पहले यानी पेपर लीक को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस बारे में जिक्र करना चाहिए था। लेकिन पेपर लीक होने के बाद क्या किया जाएगा, इस बात का जिक्र किया गया है। 5 साल से सजा बढ़ाकर 10 साल और 50 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है। अब ये जो सारी बातें हैं ये केवल बोलने वाली होती हैं, क्योंकि हकीकत में सबको पता है कि कानून का कितना इस्तेमाल किया जाएगा और किस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी। 24 में ही पेपर लीक हुआ था। जो मुख्य आरोपी है उसको लेकर कोई जानकारी नहीं दे पाए, कोई सबूत नहीं जुटा पाया सीबीआई, तो उनको छोड़ भी दिया गया था। तो इस तरीके से तो देश का कानून काम करता है। तो पेपर लीक कैसे रुकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस पर बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अभिनेत्री और बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने जेनजी को जनरेशन गटर कह दिया। दोस्तों, यानी गटर जनरेशन बता दिया। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि अगर आपके परिवार में जेनजी या जेन अल्फा का कोई युवा है तो क्या आप उनके लिए भी ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कंगना रनौत ने मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नीट पेपर लीक में कथित अनियमितता को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन पर निशाना साधा। दोस्तों, कंगना रनौत के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। मैं अपनी पार्टी का सदस्य हूं और मैं गंभीरता से इन बातों को नहीं लेता। तो ऐसे में कंगना रनौत के द्वारा जो छात्रों को लेकर, जनजियों को लेकर गटर जनरेशन बताया गया, दोस्तों उसे लेकर एक गुस्सा, एक आक्रोश, एक उखड़न देखने को मिल रही है सीजेपी पार्टी के नेताओं में। तो आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के मदुरई के अंदर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर से जुड़ी एक चैरिटेबल ट्रस्ट की एक 1.7 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का मामला सामने आया है। यानी एक और मंदिर के जमीन पर डकैती, संपत्ति पर डकैती का मामला सामने आया है। ये जमीन की कीमत जो है टोटल 60 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। मदुरई सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने यानी सीसीबी ने इस मामले को लेकर 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 1930 के वसीयत में बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी बेचा गया है। तो देश के अंदर जो मंदिरों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, चंदा चोरी करने के लिए, जमीन चोरी करने के लिए, ये देश के अंदर कहीं ना कहीं आम जनता की आस्था, आम जनता के विश्वास के साथ किया जा रहा खुले तौर पर खुला लूट और खुला एक तरीके का अपमान है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राम मंदिर के चढ़ावा हेरा फेरी मामले में सपा का संसद परिसर में प्रदर्शन। अखिलेश बोले कि श्रद्धा से खिलवाड़ करने वालों से क्या उम्मीद। यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पार्टी के अन्य सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर के बाहर अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरा फेरी और गबन के मामले को लेकर विरोध
प्रदर्शन किया दोस्तों। सपा के नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष और जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की दोस्तों। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग दान पात्र तक ये नहीं बचा पाए, यानी दान पात्र तक नहीं बचा पाए, वे लोग देश को क्या बचाएंगे, और जो लोग श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसे नहीं बचा पाए तो इनसे हम लोग क्या ही उम्मीद करें, बल्कि ये लोग तो गुप्त चंदा भी खा गए। इस तरीके की हरकतें इन्होंने करी है। और फैजाबाद के सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। कुल मिलाकर चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे संसद भवन के अंदर गूंजते हुए नजर आए। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर भी सपा पूरी तरीके से अग्रेसिव होकर संसद भवन के इर्द गिर्द जोरदार तरीके का प्रदर्शन कर रही है। यानी भाजपा वाले यहाँ भी बिल्कुल अब छूटने वाले नहीं है। इनको चंदा चोरी के मामले को लेकर भी घेरा जाएगा। बल्कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से स्थगन का प्रस्ताव दिया गया है संसद के अंदर और कहा गया कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं और बीजेपी के लोग भागे नहीं, चर्चा कराए चंदा चोरी पर। यह बहुत बड़ा मामला है। अब देखते हैं क्या स्वीकार करेंगे या फिर कन्नी काटते हुए नजर आएंगे दोस्तों। जब छात्रों के आंदोलन के बाद हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी और शाह गायब हो गए, तो चंदा चोरी का मामला जब उठाया जाएगा तो बीजेपी का कौन कौन नेता गायब हो जाएगा सदन से, ये तो सोचने में ही अपने आप में आश्चर्य लगता है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा में बुधवार को पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक बयान जो काफी जोरदार चर्चा का विषय रहा दोस्तों। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के विरोध में देश भर में छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं पर उनके स्टूडेंट इडियट्स और अंधभक्त वाले बयान को लेकर भाजपा वाले बुरी तरीके से भड़क गए दोस्तों। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश भर के अंदर छात्रों का आंदोलन भारत के युवाओं की आकांक्षा को अभिव्यक्त करता है और सभी राजनीतिक दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन न तो हिंसा का प्रतीक और न ही नफरत का, बल्कि देश के भविष्य की आवाज है। सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट, इडियट्स और अंधभक्त। उनके इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों ने तीखा विरोध किया दोस्तों, जिसे सदन में कुछ देर तक तो हंगामे की स्थिति बन गई। लेकिन राहुल गांधी डंके की चोट पर इस मामले को लेकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इडियट शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो अंधभक्त होते हैं वे लोग इडियट लोगों का समर्थन करते हैं, यानी इडियट के समर्थन में होते हैं। कहने का मतलब राहुल गांधी के बयान को अगर आप सही से देखेंगे दोस्तों, तो राहुल कहना चाहते हैं कि एक तो छात्र आंदोलन कर रहे थे, दूसरे भाजपा के समर्थक अंधभक्त थे, और जिसको सपोर्ट बीजेपी वाले समर्थक कर रहे थे। आप लोग जानते हैं किसको सपोर्ट करते हैं बीजेपी के समर्थक, तो वे लोग इडियट्स हैं। इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने बीजेपी को पॉपकॉर्न की तरह उछाला है दोस्तों। भाजपा वाले सदन के अंदर राहुल गांधी जी माफी मांगो करने लगे। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी। राहुल गांधी ने कहा कि एकदम सही बोला है मैंने किसी एक सांसद को लेकर उसको टारगेट करते हुए कोई बयान नहीं दिया। मेरा एक जनरल सा बयान है और जिसको समझना था समझ गए और जिसको नहीं समझना वो नहीं समझे, यानी मैंने अपना काम कर दिया, लोग समझ गए। तो कहने का मतलब राहुल गांधी ने बता दिया कि वो किसको इडियट बोल रहे हैं। आप लोग अगर मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी वालों के साथ में इसी तरीके से डील किया जाना चाहिए, डायरेक्ट नाम लेने की जगह इनडायरेक्ट भी बोल देंगे तो लोग समझ जाएंगे किसको बोल रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें हरियाणा कांग्रेस ने 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को नए सिरे से खड़े करने की कवायद को तेज कर दिया है। इसी रणनीति के तहत पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी संजय दत्त का जिलावार संवाद अभियान अब दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है दोस्तों। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी और गुरुग्राम का दौरा करेंगे। इस दौरान जिला कार्यकारिणी के साथ साथ प्रत्येक विधानसभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठकें करके जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व इस अभियान के जरिए 2024 के विधानसभा चुनाव में सकारात्मक माहौल के बावजूद मिली हार के कारण की तह तक पहुंचेगा, और ताकि 2029 के चुनाव की रणनीति जमीनी हकीकत के आधार पर तैयार किया जा सके। पहले चरण में उत्तर हरियाणा दक्षिण बेल्ट पर फोकस किया जाएगा। तो ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कोल ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल गई है दोस्तों। यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनको लेकर भाजपाइयों ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए दोस्तों, ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि उसे बता भी नहीं सकते। लेकिन इन आरोपों की कोई वैल्यू, कोई भी चीज सही नहीं है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए वो एकदम बेफिजूल थे, वाहियात आरोप लगाए गए थे। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एक टाइम में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो इतिहास है वो मेरे लिए संवेदनशील रहेगा, मेरे लिए काइंड रहेगा, संवेदना दिखाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। जो आरोप मनमोहन सिंह जी के ऊपर लगाए गए वे सारे के सारे आरोप धाराशाही हो गए, और बीजेपी के द्वारा जो दावे किए गए थे उन दावों की अब कोई वैल्यू नहीं बची। तो इससे पता चलता है कि कितना देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपमानित किया गया दोस्तों। उनको कभी मौनी बाबा, कभी उनको रेनकोट पहनकर नहाते, इस तरीके के शब्दों का जिक्र किया गया। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ किया था दोस्तों, धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर कई बड़े आंदोलन होंगे, क्योंकि कर्मा हिट बैक होता है, और जो उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ में किया है, आने वाले दिनों के अंदर उनको भी इन्हीं चीजों को झेलना पड़ेगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर पेपर लीक केस मामले को लेकर
भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है, कठोर कानून बनाया है जिससे न्याय मिल जाएगा, लेकिन पेपर लीक केस में 20 साल से कानूनी अड़ंगा कई जगह देखने को मिला। दोस्तों एक ही एफआईआर में दर्ज है 2 लोगों के नाम, यानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में 2006 के पेपर लीक की एफआईआर हुई थी। विधायक बेदी राम और विपुल दुबे जुड़े पेपर लीक मामले की सुनवाई करीब 20 वर्ष से कानूनी पेचीदगियों से उलझी रही। दोस्तों 2 साल से मुकदमे के वादी और तात्कालिक एडिशनल एसपी एसटीएफ राजेश पांडे की गवाही नहीं हो सकी है और आईजी बरेली पद से रिटायर्ड हो चुके पांडे गवाही देने कोर्ट पहुंचे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबित होने की बात कहकर उनको वापस लौटा दिया गया। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों साथ साथ ये दोनों बीजेपी के सहयोगी हैं, सुभाषपा के बेदी राम और विपुल दुबे निषाद पार्टी के, तो इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार का जो रवैया है और जो केंद्र में कानून लाकर दावा किया जा रहा है कि वो पेपर लीक के खिलाफ है, तो दोनों में आपस में समन्वय होता नजर नहीं आता है, यानी आपस में विभेद नजर आता है, जिससे बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या देश में आपातकाल लग चुका है। देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है और एक राष्ट्रीय पार्टी सीपीआई-एम के कार्यालय में बिना अनुमति के पुलिस अनुमति के दफ्तर में घुस जाती है। यानी देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है सीपीआई-एम पार्टी, उस पार्टी के दफ्तर में जाने के लिए पूरे कानून का तो कम से कम प्रयोग होना चाहिए और ये लेकर आना चाहिए, बताना चाहिए कि कहां पर आदेश दिया गया है कि आप छापेमारी कर सकते हो, लेकिन सीपीआई-एम के दफ्तर में छापेमारी की गई है। दोस्तों यानी जो आंदोलन, छात्रों का आंदोलन दिल्ली के अंदर सफल हुआ है, उसके बाद बीजेपी के लोग बौखला चुके हैं कि आखिर ये आंदोलन हो कैसे गया। इस आंदोलन से नरेंद्र मोदी जो तथाकथित विश्व के नेता है, तथाकथित विश्व गुरु हैं, उनको कैसे झुकना पड़ा। यानी बीजेपी के लोगों के दिल पर यह बात लगी है और अमित शाह आजकल संसद में दिखाई नहीं दे, तो शायद वो यही करवा रहे होंगे कि दूसरे के दफ्तर में छापे मारो, सीपीआई-एम के दफ्तर में छापे मारो, किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ लो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इस तरीके की चीजें चल रही होंगी। दोस्तों क्योंकि सवाल उठता है कि अमित शाह संसद में आकर जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन के अंदर उठाए गए सवालों का जवाब दे, लेकिन कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वहां पर जाकर छापेमारियां चल रही है। दोस्तों यानी इनको अभी भी लग रहा है कि इंटरनेशनल साजिश चल रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा वालों को अभी अगर ये गफलत है कि आम जनता का मुद्दा नहीं था, या इंटरनेशनल साजिश थी, तो कुछ दिनों में और भ्रम टूटता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो और भी अलग अलग वर्गों के आंदोलन देश में शुरू होने वाले हैं, चाहे एमएसपी को लेकर बीजेपी का वादा ठंडे बस्ते में डलने का मामला हो, जिसे लेकर विरोध हो रहा है। दोस्तों और मनरेगा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बीजेपी वालों को लग रहा होगा कि देश के अंदर आम जनता सुख शांति में है, लेकिन आम जनता में इतना गुस्सा है, वो उसकी थोड़ी झलक छात्र आंदोलन के दौरान देखने को मिली थी, लेकिन बीजेपी वाले इस बात को पचा नहीं पा रहे, इसीलिए छापेमारी करके मामले को कहीं ना कहीं दबाने और कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता इनको मिलेगी नहीं, ये बात एकदम तय दिखाई देती है। साथ साथ लोकसभा में पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जो किया उसे वो कोई नहीं भूल पाएगा, यानी उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने इमरजेंसी का दौर नहीं भूला, यानी बीजेपी के लोगों ने जो किया वो इमरजेंसी जैसी स्थिति, खराब स्थिति थी, और सरकार ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जो किया वो भूला नहीं जा सकता। यानी आम जनता को इतनी प्रताड़ना दी गई और लाठी डंडे बरसाए गए छात्रों के ऊपर, जो छात्र पढ़ने लिखने वाले हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आए थे, तो उनको कहीं ना कहीं हमेशा याद रहेगा कि राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया है, और इसी बात का जिक्र कर रही है डिंपल यादव। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री और सांसद महुआ माझी की तरफ से एक बड़ी बात कही गई। दोस्तों ने कहा कि हम तो ये अपील करेंगे कि क्योंकि नेता विपक्ष की ओर से पूरे देश देख रहा है कि वे लोकतंत्र में अपनी बात को खुलकर नहीं रखेंगे, तब लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी प्रियंका गांधी के आरोपों को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान पर उन्होंने कहा कि संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पर देश हित में अपनी बातें रखना सबके लिए जरूरी होती है, और उसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगते ही रहते हैं। कभी सत्ता पक्ष के लोग ऐसी बातें कह देते हैं कि विपक्ष के लोगों को नागवार गुजरता है, कहीं विपक्ष के लोगों का बयान भी सत्ता पक्ष को गलत लगता है। ये हमारे अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है, वे इन बयानों को किस तरीके से लेते हैं, यानी स्पीकर जो बैठे हुए हैं वो बयानों को किस तरीके से लेते हैं इस पर निर्भर करता है, लेकिन स्पीकर जिस तरीके से लेते हैं सबको पता है कि वो भाजपा की तरह लेते हैं। दोस्तों और इसीलिए उनके बयान, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री के द्वारा दिए गए बयान से पता चल रहा है कि वो प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए प्रहलाद जोशी को लेकर बयान के साथ में खड़ी है। तो ऐसे में विपक्ष तो पूरी तरीके से एकजुट है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि बीजेपी वालों को थोड़ी थोड़ी बातों पर ऐसा लगता है कि बड़ा अपमान कर दिया गया, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं तो उस पर इनको बिल्कुल भी ऐतराज नजर नहीं आता। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने गटर वाले बयान को लेकर टिप्पणी की और कंगना रनौत से कहा कि आपके ही मंत्री ने इस्तीफा दिया है, आपके मंत्री से हम लोगों ने इस्तीफा करवाया है। तो ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।